एड्रेस टाइप करते हैं क्रोम में, ठीक है। तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जब ज्यादा सर्च होता है, मतलब ट्रैफिक ज्यादा होता है, तो साइट नहीं दिखती, साइट लोड नहीं डाउन होती। हो जाती, लोड ही नहीं होती। हम्म। तब उस पॉइंट पे क्या करना चाहिए, या फिर वो क्यों होता है? साइट डाउन होने का रीजन एक ही होता है कि डीएनएस जो सर्वर है उसको आपका सर्वर पॉइंट नहीं मिल रहा होगा, या तो फिर सर्वर पॉइंट मिलने के बाद जब वो स्पेस पे जा रहा होगा तो अप्रोप्रिएट कॉन्फ़िगरेशंस नहीं मिल रहे होंगे उसको कि कहाँ से स्टार्ट करना है। मतलब आपका पब्लिक एचटीएमएल आपने देखा होगा फाइल उस सर्वर के ऊपर। यस सर। यस तो सर। हाँ पब्लिक एचटीएमएल तक जाने हाँ के लिए हाँ। उसको कुछ कॉन्फ़िगरेशन लगता होगा ना, फाइल के लिए कॉन्फ़िगरेशन लगेगा ना कि पब्लिक एचटीएमएल से मुझे चालू करना है। डीएनएस सर्वर को कहाँ से पता चलेगा कि पहले पब्लिक एचटीएमएल करना है? तो उसका कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हाँ कुछ हाँ। गड़बड़ होता होगा, तो साइट डाउन होती होगी, या तो फिर द डोमेन विच दे हैव परचेस्ड वुड बी वैनिश्ड, यानी उनका जो डोमेन परचेज का टाइम पीरियड था वो खत्म हो गया हो। This might be the हम्म। three reasons, main general three reasons where this happens. और कॉन्फ़िगरेशन जो डॉट एच का होता है वो एक्चुअली डॉट एच में भी होता है। मतलब एक बार पब्लिक एच के बाद पहुंचने के बाद भी उसको पब्लिक एच में से पहली चीज क्या लोड करनी है वो सब लिखा होता है डॉट एच करके फाइल में, जो आपको पब्लिक एच में दिखेगी अगर आप हिडन फोल्डर्स ऑन करोगे तो। हाँ हाँ। यस सर। तो ये सब कॉन्फ़िगरेशन से होता है, फाइल टू फाइल ही वेरी करता है। मतलब वो सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल से इंपोर्ट करता है, चेक करता है और उस हिसाब से वो काम करता है। इट इज अ रोबोट, नथिंग अदर एल्स। वो अपने आप कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है या फिर रॉकेट साइंस नहीं, ठीक है। जैसे डोमेन खरीदा, डोमेन को हमने। सर फिर जब साइट ऐसे हाँ बोला बोला। जब डाउन होती है तो फिर कैसे उसको ठीक, मतलब वापस कैसे लाइव करते हैं? लाइव पहले तो सबसे पहले जब भी बोलते हैं ना कि सर्वर पे कोई वेबसाइट होस्ट करनी है तो सबसे पहले बैकअप ले लेना, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अप्रोप्रिएट स्टेप। वो स्टेप कंप्लीट होने के बाद ही सर्वर पे अपलोड किया जा सकता है वो चीज, क्योंकि सर्वर का कोई भरोसा नहीं है। एनी टाइम एनीवेयर एनीथिंग कैन हैपन। ओके, सो सर्वर का बैकअप लेना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हम लोग अगर डाउन हो जाती है या फिर कुछ कॉन्फ़िगरेशन प्रॉब्लम आ जाता है तो हम रीसेट करते हैं सर्वर को। रीसेट सर्वर होने के बाद फिर वो जो बैकअप जिप फाइल है वो जिप फाइल वापस अपलोड की जाती है एंड फिर वी रेज्यूम दी वेबसाइट अगेन। अच्छा अच्छा। ओके सर। ओके, एवरीबॉडी हैज जॉइंड अगेन, लेट्स स्टार्ट और लेट्स मूव ऑन। Okay, यस सर। continue, sir. या जस्ट अ मिनट। सो आई गेस डोमेन क्या खरीदते, क्यों खरीदते और क्या मतलब होता है डोमेन का ये तो पता चल गया होगा। शैल वी मूव टुवर्ड्स Yes, sir. सर्वर नाउ? हाँ यस Yes, सर। sir. यस सर। यस। तो सर्वर भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। सर्वर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। पहले तो जनरल प्रैक्टिस में अपन जो यूज करते हैं, एक तो लिनक्स ऑपरेटिंग सर्वर होता है और एक होता है विंडोज ऑपरेटिंग सर्वर, ठीक है। एक लिनक्स ऑपरेटिंग सर्वर क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? लिनक्स और विंडो ऑपरेटिंग सर्वर क्या होता है? कोई किसी को कुछ आइडिया है, कुछ भी आइडिया है? उनका जो सर्वर होता है वो लिनक्स पे रन होता है। जैसा आपने बताया कि वो बेसिकली एक पीसी है, हाँ, तो उस पे कौन सा विंडोज है या लिनक्स है उस पर डिपेंड करेगा वो। अच्छा ओके। और विंडोज सर्वर का क्या मतलब? हम लोग बेसिकली मेरे को ये जानना है कि हम विंडोज और लिनक्स सर्वर क्यों लेते हैं, क्या रीजन होता है विंडोज और लिनक्स अलग अलग लेने के लिए? मतलब सर्वर तो सर्वर होता है, अपन एक सर बार फाइल अपलोड कर देंगे तो हो जाएगा। No idea, sir. ओके, मतलब सर ऐसा, हाँ हाँ बोलो बोलो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ पर्टिकुलर साइट्स होंगे जो लिनक्स पे रन करती होगी, ऐसा कुछ, हाँ ऐसा ही या है फिर मतलब। विंडोज पे रन करते हैं। योर अप्रोच इज राइट, योर अप्रोच इज राइट, ठीक है कि ऐसा ही है। एक्चुअली रीजन यही है कि लिनक्स और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग क्यों है, क्योंकि आपने कभी ASP.NET का नाम सुना है? Yes, sir. .NET करके एक बस लैंग्वेज है। सर ज्यादा नहीं पता कुछ। हाँ मतलब वही तो, ये .NET ASP जो ASP.NET सर्वर जो लैंग्वेज है, दैट इज ओनली सपोर्टेड बाय विंडोज।
तो तब क्या करोगे, तब आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लेके कोई फायदा नहीं, आपको विंडोज ही लेना पड़ेगा, तभी आपकी वेबसाइट रन होगी, जो ASP.NET में आपने लिखा होगा वेबसाइट। ठीक है, अगर आपने दूसरा कोई लैंग्वेज में लिखा होगा, जैसे PHP हो गया, React.js हो गया, सो दिस कैन बी होस्टेड इजीली ऑन लिनक्स। ठीक है, विंडोज सर्वर पे भी होस्ट हो सकते हैं ये दोनों चीजें, React.js और PHP, बट लिनक्स सर्वर पे ये ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि लिनक्स सर्वर का परफॉर्मेंस इज वे अहेड देन विंडोज, बहुत ज्यादा हाई परफॉर्मेंस रहता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स का, इसीलिए कोई भी जब शेयर्ड होस्टिंग लेता है तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ही शेयर्ड होस्टिंग लेता है मोस्ट प्रोबेबली, कोई अलग चीज नहीं लेता है उसमें। सो विल सी, आपने जो डेविड सॉल्यूशंस में है, डेविड सॉल्यूशंस में मोस्ट प्रोबेबली होस्टगेटर के सर्वर प्रोवाइडर, यानी होस्टगेटर इज आवर सर्वर प्रोवाइडर इन डेविड सॉल्यूशंस। ठीक है, डेविड सॉल्यूशन के पास होस्टगेटर के ही सारे सर्वर्स है, वो गोडैडी से नहीं लेता है, वो होस्टगेटर से लेता है सारे सर्वर्स। ठीक है, तो होस्टगेटर के पास हम देखते हैं क्या क्या प्लान है फॉर सर्वर। सर होस्टिंग के भी टाइप्स होते हैं क्या? हाँ, वही बता रहा हूँ मैं अभी, ये बेसिकली दो होस्टिंग के टाइप्स हो गए। हाँ हेलो, हाँ होस्टिंग के बेसिकली दो टाइप्स हो गए, लिनक्स और ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसमें भी सब टाइप्स यानी कैसे, एक कि वो सर्वर ही अलग शेयर्ड अलग। होस्टिंग। हाँ 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 हाँ, मैं वही बता रहा हूँ अभी, जस्ट अ मिनट। ठीक है, वर्डप्रेस होस्टिंग भी कुछ होता है? नहीं, वर्डप्रेस होस्टिंग इज नथिंग बट GoDaddy ऑफर कर रहा है अभी फिलहाल वर्डप्रेस होस्टिंग। तो वर्डप्रेस होस्टिंग में कैसा रहता है कि वो बाय डिफॉल्ट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही देते हैं और उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल देते हैं, तो उनके एडमिन डैशबोर्ड से आप डायरेक्टली वो जो भी होस्ट है वो आप ये कर सकते हो, क्या बोलते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए वो वर्डप्रेस होस्टिंग बोलते हैं उनको, कि खाली वर्डप्रेस वेबसाइट चल सकती है, बाकी सारी उस पे नहीं चलेगी। So these are the main three types of hosting: shared hosting, VPS hosting, dedicated servers. ठीक है, ये होस्टिंग तीन टाइप की है। .com exclude this is nothing but domain only. shared hosting, VPS hosting, dedicated server hosting. ठीक है, shared hosting क्या होती है, आपके पास dedicated server अगर होगा, this is nothing but a tree. okay, इसको ट्री के हिसाब से समझो, जैसे अपन लैंग्वेजेस में ट्री पढ़ते थे ना, अल्गोरिदम ट्री, ये ट्री वो ट्री, तो वैसे ही ट्री है ये भी, नथिंग बट डेडिकेटेड सर्वर के अंडर आता है VPS और VPS के अंडर आता है शेयर्ड होस्टिंग। ठीक है, या तो फिर ऐसे कर सकते हो, डेडिकेटेड होस्टिंग ऊपर और ये दोनों अंदर नीचे, मतलब शेयर्ड होस्टिंग और VPS होस्टिंग इज ऑन सेम ट्रैक और ऑन सेम लेवल। ठीक है, तो डेडिकेटेड सर्वर ऐसी एक चीज है कि वो ऑनलाइन एक डायरेक्टली पीसी दे देते हैं हम लोगों को, मतलब CPU के साथ आपको जो करना है इसके साथ, जो दिमाग की दही करनी है, रूट से लेके कर्नल से लेके एवरीथिंग यू कैन डू विद इट। ओके, कर्नल लेवल टू OS लेवल यू कैन डू एनीथिंग विद इट। ओके, जब VPS होस्टिंग की बारी आती है तो VPS होस्टिंग में क्या रहता है, VPS होस्टिंग इज अ सब पार्ट फॉर डेडिकेटेड, सब पार्ट भी नहीं बोल सकते बट ठीक है, मतलब सब पार्ट बोलने के लिए, बट अलग चीज है थोड़ी सी। VPS होस्टिंग इज अ वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, ये आपका पीसी ही रहेगा बट पब्लिकली नहीं रहेगा, दिस वुड बी अ प्राइवेट वन। ठीक है, यहाँ पे आप सारी ऑनलाइन चीजें, सारी चीजें डाल सकते हो, बट ये किसी को पब्लिकली दिखेगा नहीं। जब आप क्रेडेंशियल्स डालोगे तो आपको इस सर्वर का एक्सेस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, दैट इज VPS सर्वर, यानी आपको कोई, जैसे अपना गूगल ड्राइव हो गया, और गूगल ड्राइव इज नथिंग बट VPS होस्टिंग। सबको पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, या फिर ऊपर से जा रहा है? हाँ सर, ओके। VPS फिर से बताइए एक बार। सर फिर VPS होस्टिंग लेते क्यों है? VPS होस्टिंग अभी बेसिकली गूगल ड्राइव क्यों देते हैं फिर, अगर वो पब्लिकली नहीं दिखता तो? हाँ, तो क्योंकि आजकल सारे लोग क्या करते हैं कि उनका सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह या जो भी चीजें, नॉर्मली कंपनी कमर्शियल लोग क्या करते हैं कि उनके सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन रखते हैं, ताकि क्या होता है कि कहीं पे भी कहाँ पे भी वो एनीवेयर एनी टाइम दे कैन एक्सेस। ओके, सो दिस इज एनीवेयर एनी टाइम यू कैन एक्सेस बट विद क्रेडेंशियल्स, यानी ऐसे नहीं कि हमने google.com डाल दिया तो google.com थोड़ी ना क्रेडेंशियल मांगता है हमसे, google.com डाला तो google.com की जो फाइल्स होंगी वो लोड हो जाती है। Am I right? Yes. हाँ यस सर। तो VPS होस्टिंग जब वो खोलेगा तो पहले क्रेडेंशियल्स मांगेगा कि यूजर नेम और पासवर्ड दो, तो यूजर नेम और पासवर्ड देने के बाद उसके जो भी फाइल्स होंगे वो खुलेंगे। ओके ओके सर। ओके,
और ये जो शेयर्ड होस्टिंग है, शेयर्ड होस्टिंग इज नथिंग बट अनदर डेडिकेटेड सर्वर ओनली, बट ये खाली ओएस लेवल पे आप चेंजेस कर सकते हो, और डेडिकेटेड सर्वर जिसके पास होगा वो आपको ये शेयर्ड होस्टिंग दे सकता है। इनडायरेक्टली क्या होता है कि उसके पास सर्वर है तो उसमें उसके पास समझो 500 जीबी का स्पेस होगा उसके सीपीयू के अंदर, तो 500 जीबी में से आपको 25 जीबी निकाल के दे देता है और उसका अलग से एक पब्लिक आईपी दे देता है। ठीक है, जैसे बृष्टि ने मुझे पूछा कि सब डोमेन कैसे होता है, तो बेसिकली डेडिकेटेड सर्वर का ही वो पहले सब डोमेन करते हैं और फिर वो एज अ शेयर्ड होस्टिंग अपने को दे देते हैं। ठीक है, अगर किसी ने कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ा होगा, कंप्यूटर नेटवर्क्स अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो याद होगा कि हम अगर एक आईपी हमारे पास रहता है, आईपी टेबल अगर रहता है हमारे पास, आईपी होगा समथिंग लाइक 192.178.0.1/25 लिखा रहता है, बराबर, ऐसा कुछ लिखा रहता है, हाँ CIDR बोलते हैं उसको, हाँ हाँ शायद थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा। तो ये 25 क्या रहता है, ये रिजर्व बाइट्स रहती है 25। ठीक है, और बाकी के पीछे के अपन चेंज कर सकते हैं, यानी बेसिकली ये डोमेन का रेंज हो जाती है 192.178.0.1 से लेके जो भी रेंज, ये 25 से अपन जो भी कैलकुलेट करके लाएंगे वो रेंज जो भी रहेगी आईपी की, मतलब 100, 102 जितने भी आईपी आते हैं, ठीक है, जितने भी आईपी आते हैं तो वो हम स्प्लिट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये डेडिकेटेड सर्वर को ऐसी आईपी प्रोवाइड की जाती है, ना कि जैसे अपनी शेयर होस्टिंग में आपने आईपी देखी होगी ना। इफ यू वांट आई विल ओपन दी शेयर होस्टिंग एज वेल, जस्ट अ मिनट, मैं शेयर होस्टिंग भी खोल देता हूँ तो और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विच शेयर होस्टिंग आई गेस ये सबने देखा होगा, एम आई राइट? ये ऐसा कुछ तो आता है सी पैनल करके कुछ, ये पता है सबको? यस सर। हाँ यस सर। Yes. तो ये सी पैनल करके कुछ आता है, ये सी पैनल ही होता है आपका क्या, जो भी आपका शेयर होस्टिंग या आपका जो भी होस्ट उसने दिया हुआ है ना, वो होस्टिंग का कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है सी पैनल नाम का। दिस इज नथिंग डिफरेंट, ओके। ये सी पैनल मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये दिस इज जस्ट अ सॉफ्टवेयर व्हिच इज हैंडलिंग द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, और ये देखो ये रहा आईपी, शेयर्ड आईपी एड्रेस, क्लियरली लिखा है शेयर्ड आईपी एड्रेस। शेयर्ड आईपी एड्रेस इज व्हाट, 192.185.129.1.41। तो माइट बी जो हमारे सर्वर वाला होगा, जो भी सर्वर दिया होगा जिसने, फॉर एग्जांपल विल टेक इट एज, किसी ने कुछ सर्वर दिया होगा तो उसका आईपी क्या हो सकता था, उसका आईपी कुछ ऐसा होगा 192.185.129.4. Let's take it at 4 and then 8, 8, 8, 24, 24 and 3. So it might be like 27 or 28. So basically उसका रेंज क्या आया होगा यहाँ से 192.185.129.4 से लेके समथिंग 192.168. ओके सॉरी, 168 नहीं, 185.129.255. सो इतने नंबर ऑफ आईपीज, यानी इनडायरेक्टली क्या कि उसके पास जो भी आईपीज आ रहे हैं, यानी 4 के बाद आ गया क्या 5, 129.185.129.5, तो उसके बाद डॉट 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 डॉट, ठीक है, जाते ही जाएगा तो 255 तक, यानी 4 से लेके 255 तक इसके पास आईपी होंगे। तो उसने क्या किया, 41 वाला जो आईपी था वो हमें एलोकेट कर दिया। ठीक है, तो ये शेयर्ड होस्टिंग होती है, दूसरा कुछ नहीं होता है शेयर्ड होस्टिंग में।
ठीक है, एक पूरा डेडिकेटेड सर्वर का ये आईपी एड्रेस था, तो वो उसने क्या किया, स्प्लिट कर दिया कितने में, 4 से लेके 5 से लेके 255, यानी टोटल इसके पास कितने हो गए, 251 आईपीज जो है ये शेयर कर सकता है, पब्लिक आईपीज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. Yes, sir. 251 आईपी एड्रेस है जो वो शेयर कर सकता है, तो उसने एक एक आईपी करके, यानी उसके पास 251 शेयर्ड होस्टिंग्स है। ठीक है, अगर एक आईपी एक डेडिकेटेड सर्वर लिया होगा तो। ठीक है, उसके बाद अब शायद मेरे से दत्ता ने पूछा था, आई गेस, बैंडविड्थ क्या होता है एंड ऑल दैट। Yes, sir. यस, जस्ट अ मिनट, वो कहीं पे लिखा होगा, आई गेस होस्टिंजर के वेबसाइट पे होगा। होस्टिंजर ये देखो, होस्टिंजर का क्या आ रहा है, इधर डॉट इन आ रहा है, बराबर। अब डॉट इन आ रहा है तो अभी होस्टिंजर को अपने आप थोड़ी हाँ, पता ये चलता कि ये इंडिया में है। dot in. उसने कैसे ट्रैक किया कि ये इंडिया का है, तो उसने डॉट इन डालने के बाद डीएनएस सर्वर इंडियन वाला ट्रैक किया, और फिर उसको पता चला कि ये इंडियन डीएनएस सर्वर है। तो इंडियन डीएनएस सर्वर है, इसका मतलब क्या कि कोई इंडियन आदमी ही इसको खोल रहा होगा, तो इनडायरेक्टली वो क्या हो गया, इंडिया उसका ये आ गया, डिस्प्ले हो गया। ओके, Dot in. हाँ, डॉट इन से। सो अब ये आ गया उनके प्लान, शेयर होस्टिंग के अलग अलग प्लान। भाई बिजनेस है तो बिजनेस में ये लोग प्लान तो बनाएंगे। सो अब ये आ गया नए नए प्लान। तो अब ये नए नए प्लान कैसे चॉइस करने के, अपने हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे लिखा है लिमिटेड बैंडविड्थ सिंगल वेब होस्टिंग के लिए, यहाँ प्रीमियम पे लिखा है अनलिमिटेड बैंडविड्थ, यहाँ पे भी लिखा है अनलिमिटेड बैंडविड्थ। फिर उसने बोला 100 ईमेल्स, ब्ला ब्ला ब्ला, 1 ईमेल्स, 100 ईमेल्स, 100 वेबसाइट, ब्ला ब्ला एंड ब्ला। ठीक है, तो बेसिकली पहले सबसे पहले क्या चीज देखते हैं अपन की, ये भाई कितना जीबी हम लोग को देने वाला, अलोकेटेड जीबी कितनी मिलने वाली है हम लोगों को। जैसे कि इस अगर इस पे देखोगे तो ये कितना है, ये 2 GB अलोकेटेड है इसको, एम आई राइट? ठीक है, और Yes. उसके बाद Yes, मुझे sir. 10 GB का इधर बैंडविड्थ है। ठीक है, और मेरे को एसक्यूएल कितने हैं, 10 है, और ये एड एंड डोमेन, सब डोमेन, विल टॉक लेटर। ये 3 चीज अभी मेन देख लो। ठीक है, कि डिस्क यूजेज इज, मतलब डिस्क स्पेस इज 2 GB, bandwidth given to me is 10 GB, and MySQL database is 10, यानी जो भी डेटाबेस में बना सकता हूँ वो कितने बना सकता हूँ, 10 डेटाबेस बना सकता हूँ। ठीक है, 10. ठीक है। और बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ इज नथिंग बट जब यहाँ पे मैं ये साइट लोड कर रहा हूँ, संचित पाटिल का ही है क्या, sanchitpatil.co, बराबर। अब ये जब मैं साइट लोड कर रहा हूँ, तो ये साइट लोड करने के बाद जो फाइल खुल रही है मेरी, वो कितने MB की होगी, 2 MB, 4 MB, 1 MB, 5 MB। तो ये क्या हो गया, ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर्वर से कि जो भी 5 MB की फाइल है वो मुझे दे दो, बराबर। यूजर एक रिक्वेस्ट कर रहा है कि 5 MB की फाइल मुझे दे दो, तो ये इनडायरेक्टली क्या होगा कि 5 MB का जो बैंडविड्थ है, ठीक है, मेरे को 10 GB का बैंडविड्थ दिया था, 10 GB में से जो 5 MB का बैंडविड्थ है वो यूजर ने कंज्यूम कर लिया। ठीक है, आर यू गेटिंग, आर ऑल ऑफ यू गेटिंग माय पॉइंट? सबको पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. तो उसने क्या किया, 5 MB की अगर ये फाइल है तो 5 MB उसने बैंडविड्थ में से ले ली। ठीक है, तो 10 GB से मैंने माइनस होके कितनी हो गई, कितनी बच गई अभी, 9.95 GB। एम आई राइट? Yes. यस। और फिर उसके बाद समझो किसी ने कुछ अपलोड किया, यहाँ पे मैंने अपलोड रेज्यूमे का बटन दे दिया, तो मैंने अपलोड प्रेस करने के बाद वो अपलोड के लिए मांगेगा, एम आई राइट? तो अपलोड होने के बाद वो भी कुछ MB की होगी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने रेज्यूमे अपलोड किया, तो रेज्यूमे मस्ट बी ऑफ 2 to 3 MB, तो वो 2 से 3 MB का रेज्यूमे अपलोड हुआ। ठीक है, 2 से 3 MB का रेज्यूमे अपलोड हुआ। अपलोड होने के बाद क्या हुआ, वो अपलोड होने के बाद इतना हुआ कि जो 2 से 3 MB जो बैंडविड्थ में था मेरे पास, मतलब 10 GB 9.95 बैंडविड्थ बता था, उसमें भी 2 GB मेरे यूजर ने यूज कर लिया। ठीक है, तो बेसिकली बैंडविड्थ भी जो है वो 2 टाइप के हैं, एक तो हो गया इनबाउंड और एक हो गया आउटर बाउंड।
ठीक है। इनबाउंड जो होता है और आउटर बाउंड जो होता है, आउटर बाउंड वो होता है जो यूजर डिमांड करता है, यानी मैंने साइट को हिट करने के बाद मैंने फाइल डिमांड की, मेरी वाली जो भी फाइल थी वो 5 MB 3 MB की, ठीक है, 5 MB की चलो कर ली, ठीक है। फिर इनबाउंड, इनबाउंड मतलब क्या, अगर यूजर ने कुछ अपलोड किया, चलो उसने रेज्यूमे अपलोड किया, रेज्यूमे कितने जीबी कितनी MB की अपलोड की, 2 MB की अपलोड की, तो बेसिकली ये टोटल कितने हो गए, 7 MB हो गई, बराबर, एम आई राइट। तो मेरे पास अगर 10 GB का अगर ये है बैंडविड्थ है, दिस इज ऑन मंथली बेसिस, ओके, ये मंथली बेसिस पे ही रहता है नॉर्मली, ठीक है। तो अगर 10 GB का मेरे पास मंथली बैंडविड्थ है तो उसमें से 7 MB मेरी माइनस हो जाएगी, ओके। ठीक है। तो 7 MB माइनस हो जाएगी। ऐसे ही ट्रांजेक्शन करते करते, ऐसे ही ट्रांजेक्शन करते करते 10 GB अगर मंथली में खत्म हो गए तो वो पॉइंट भी आता है जो पॉइंट अपन ने उठाया था, दैट इज साइट डाउन हो जाती है, यस सर। क्योंकि साइट डजंट गिव परमिशन टू डाउनलोड दैट फाइल या और रिक्वेस्ट दैट फाइल, ओके, क्योंकि बैंडविड्थ उसके पास खत्म हो गई है, तो साइट डाउन हो जाती है, तो बैंडविड्थ बढ़ानी पड़ती है, ठीक है। नॉर्मली 10 GB फॉर अ मंथ इज मोर देन इनफ, बट फिर भी, तो ये कितना दे रहा है, 100 GB दे रहा है, ठीक है। ये कितना दे रहा है, अनलिमिटेड दे रहा है भाई, तुम कितना भी डाउनलोड करो और कितना भी अपलोड करो, इट डजंट मैटर फॉर हिम एट ऑल, दिस इज आल्सो अनलिमिटेड बैंडविड्थ, बराबर। यस। हुआ डाउट सॉल्व की बैंडविड्थ क्या होता है? हेलो सर। हाँ, ये यस सर। 2 टाइम्स एलोकेटेड रिसोर्सेज क्या है और इसमें 4 टाइम्स है? 2 टाइम्स allocated resources, what is resources, let me know first, resources क्या होता है? अरे थोड़ा सा लॉजिक लगा के बोल, Downloadable files. कैसे भी बोल, मतलब whatever you know, that doesn't matter it is right or wrong. Resources is nothing but a CPU, ठीक है। आपने कभी कभी पढ़ा होगा ड्यूअल कोर प्रोसेसर, इंटेल कोर प्रोसेसर, i3, i5, i7, i6, फिर हाँ। क्वाड कोर प्रोसेसर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर, हेक्सा कोर Yes, sir. प्रोसेसर, what are those? This is nothing but the resources, okay, the resources utilized to do our work, to do our processes, okay. So अभी 2x allocated resources, इसका मतलब क्या है, अगर 1x allocated resources है, इसका मतलब क्या है कि जो ड्यूअल कोर का आपके पास स्पीड आता है नॉर्मल पीसी के लिए, हेलो, क्या? नॉर्मल पीसी के लिए जो ड्यूअल कोर का allocated ये आता है ना स्पीड या परफॉर्मेंस ऑफ अ पीसी, दैट परफॉर्मेंस इज गिवन इन 1x allocated resources. 1x allocated resources इसका मतलब क्या कि उसके पास अगर डेडिकेटेड सर्वर के अंदर क्वाड कोर प्रोसेसर है, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसमें से एक प्रोसेसर आपको अलोकेट कर देता है आपके वेब होस्टिंग के लिए, यानी आपकी पब्लिक आईपी के लिए वो एक प्रोसेसर अलोकेट कर देता है अगर उसके पास क्वाड कोर प्रोसेसर है, हाँ। ठीक है। तो एक प्रोसेसर आपके के लिए अलोकेट कर देता है। अगर आप ये लेते हो, ये प्लान लेते हो, तो उसके पास अगर क्वाड कोर प्रोसेसर है तो वो 2 अलोकेटेड प्रोसेसर अलोकेट कर देता है, आधा दे देगा। हाँ, ठीक है। और अगर सर वो वर्डप्रेस एक्सेलरेशन क्या है? क्या बोल रहे हो? वर्डप्रेस एक्सेलरेशन। वर्डप्रेस एक्सेलरेशन, Both point. वर्डप्रेस एक्सेलरेशन इज नथिंग बट दी, अगर आपने कभी ये किया होगा ना डोमेन, अभी तो आपने शायद होस्टिंग नहीं किया होगा ना वर्डप्रेस का आप होस्टिंग करोगे ना एक बार, उसके बाद क्या होगा, आप जब भी साइट लोड करते हो ना, तो इंटरनली एक कैचे फॉर्म होता रहता है, दैट इज कॉल्ड एज टेम्पररी कैचे, ठीक है, टेम्पररी कैचे मैनेजमेंट होता है वो। तो आपको हर ऑप्टिमाइजेशन के प्लगइन में मिलेगा, वर्डप्रेस के टेम्पररी कैचे मैनेजमेंट होता है वो, ठीक है। तो क्या होता है कि आपके प्लगइन्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो जब भी आप साइट लोड करते हैं, तो लोड करने के बाद क्या होता है कि आपका जो भी फाइल डिमांड किया गया होगा, अभी ये किस पे से समझाता आपको, पिंग डोमेन पे से समझाता हूँ, तो आई गेस यू मे गेट अ क्लियर पिक्चर। डिस्टर्बेंस किसका आ रहा है बॉस? ओके थैंक्स, जिसका भी था। संचित पाटिल
.co or else we'll take something other. किसी के पास कोई साइट है, वेबसाइट है? ओके भाई लोग 10 मिनट में खत्म होने वाला है, वापस रिजॉइन कर लेना। Yes, sir. यस सर। ठीक है, मैंने एक वेबसाइट डाली है। अब वो वेबसाइट का जो भी स्टैटिस्टिक्स है वो अभी दिखेगा यहाँ पे। अब वो स्टैटिस्टिक्स कैसे देखते हैं वो मैं बताता हूँ, और वो वर्डप्रेस एक्सेलरेशन क्या है वो यहाँ से समझ में आएगा आप लोगों को। बेसिकली वर्डप्रेस के पास खुद का कैचे मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है अभी तक। दिस इज द ड्रॉबैक फॉर वर्डप्रेस एक्सेलरेशन, सॉरी वर्डप्रेस। तो वो लोगों ने क्या किया, सर्वर से बातचीत करके उधर सेटल आउट कर लिया है, so that cache management is done by the server. अब ये साइट लोड हुई, ठीक है। अब ये साइट लोड हुई, उसने बताया पेज साइज कितनी है मेरी 4.2 KB, ठीक है। जो भी मेरा पेज लोड होगा उस साइट का, उस साइट की केबी का अभी तक बढ़ ही रहा है। वेट अ सेकंड, विल वेट फॉर सम टाइम एंड विल सी व्हाट इज द पेज साइज फॉर इट। ओके, आई गेस इट नाउ इट इज स्टेबल, यस। अभी ये 708.7 KB का एक पेज है, जो भी पेज आ रहा होगा socialstudy.land.com डालने के बाद, ठीक है। तो ये पेज लोड होने के बाद क्या क्या सर्वर से क्या क्या रिक्वेस्ट आती है, ये देखो। रिक्वेस्ट बाय कंटेंट टाइप आपने डाला हुआ रहता है ना स्क्रिप्ट में href करके दिया रहता है कि जावास्क्रिप्ट लोड करो, ये लोड करो, वो लोड करो। तो वो लोड करने के लिए कहाँ से आते हैं सब चीजें, तो वो रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। ये सारी चीजें रिक्वेस्ट होती है, रिक्वेस्ट बाय डोमेन, रिक्वेस्ट बाय कंटेंट टाइप, रिक्वेस्ट कंटेंट साइज बाय डोमेन, ठीक है। ये कंटेंट साइज बाय डोमेन अभी तुम्हें नहीं पता चलेगा। रिक्वेस्ट देख लो खाली, ये दोनों जो रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट बाय कंटेंट टाइप यानी क्या, कि आपने कुछ डिफाइन किया होगा अंदर डिव करके, उसका क्लास वगैरह डिफाइन किया होगा, तो वो कंटेंट्स कहाँ से आती है, सीएसएस वगैरह कहाँ से आती है, अपने फाइल से आती है, बराबर। तो जब पेज लोड हो रहा होगा तब वो रिक्वेस्ट कर रहा होगा ना, यानी कॉल कर रहा होगा वो चीज को, अभी सीएसएस लोड होगा वहां पे, एम आई राइट? यस सर। वो जो कंटेंट है वो Yes, sir. रिक्वेस्ट करेगा। और रिक्वेस्ट बाय डोमेन अलग अलग डोमेन, यानी आप href देके इंक्लूड करते हो हेड HTML के हेड में कि www.fonts.com या फिर यस इंपोर्ट करते हो, तो दिस इज द रिक्वेस्ट फ्रॉम दैट डोमेन्स, ओके। मतलब कौन से डोमेन से कितना कितना रिक्वेस्ट गया है। तो मेरा social.com यानी जो पेज का डोमेन है, वही डोमेन से 93% का रिक्वेस्ट गया है, उसके बाद 2.8% रिक्वेस्ट वगैरह वगैरह जो भी है। तो ये क्या होता है, ये डाउनलोड करता है इनडायरेक्टली, एम आई राइट? अपने पीसी पे वो डाउनलोड करता है ये सब रिक्वेस्ट करने के बाद सर्वर से। तो यस सर। तो वर्डप्रेस डज इज, जब ये रिक्वेस्ट होता है ना एक दो बार, कभी एक बार ट्राई करना, जो वर्डप्रेस की साइट है ना वो सबसे पहले लोड होने के लिए टाइम लेगी, फिर जब आप दूसरी बार लोड करोगे ना तो वो जल्दी लोड होने लगेगी। सबसे पहले लोड होने के लिए वर्डप्रेस टाइम लेगा, और फिर सेकंड थर्ड टाइम कंपैरेटिवली वो टाइम से कम लेने लगेगा। तो व्हाट वर्डप्रेस डू इज, ये जो डोमेन से ये जब अपन फेच करते हैं कोई भी चीज, तो वो कैचे फॉर्म में स्टोर कर लेता है अपने ही डेटाबेस के अंदर, मतलब अपने ही पीसी के अंदर, ठीक है, जो कि टेम्पररी फाइल्स नाम से जानी जाती है, ठीक है, उस वर्डप्रेस के अंदर। तो वर्डप्रेस में कितनी बार लोड करोगे तो वो कैचे बढ़ता ही जाएगा ना, धीरे धीरे करके। देयर मस्ट बी सम लिमिट कि वो कैचे बढ़ने के बाद अपना होस्ट थोड़ा सा हैंग मारने लगेगा या फिर स्लो हो जाएगा, एम आई राइट? यस सर। तो वो कैचे मैनेजमेंट होता है यूजिंग दिस एल्गोरिथम, दैट इज वर्डप्रेस एक्सेलरेशन एल्गोरिथम, ठीक है। तो कैचे मैनेजमेंट का एक लिमिट फिक्स हो जाती है वो सर्वर के अंदर, और जब वो कैचे मैनेजमेंट का अगर बढ़ गया तो वो सर्वर अपने आप डिलीट कर देता है फाइल। वी डोंट हैव टू गो देयर एंड डिलीट देयर, ओके। तो वर्डप्रेस एक्सेलरेशन वो हैंडल करता है। ओके। और किसी ने ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी एक क्वेश्चन पूछा था, तो ऑप्टिमाइजेशन भी यहाँ से देखा जाता है। जितनी कम जावास्क्रिप्ट लोड होगी उतना आपका ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इज द ओनली स्क्रिप्ट व्हिच टेक्स टाइम इन क्लाइंट साइड लैंग्वेज। क्लाइंट साइड लैंग्वेज में जावास्क्रिप्ट का ही परफॉर्मेंस सबसे डिग्रेडेड है, लो है, और बाकी सब तो आपको आई गेस पता चल ही रहा होगा। ये सब क्या है, एसएसएल वगैरह पता ही होगा, कि ये भी बताने की जरूरत है? नहीं, एसएसएल पता है। एसएसएल पता है ना, ओके। देन विल क्विकली शिफ्ट टू माइग्रेशन ऑफ साइट्स टू डोमेन।
आई गेस अभी थोड़ा सा वर्डप्रेस वालों के ऊपर जा सकता है, मींस बाउंसर्स पड़ेंगे थोड़े से वर्डप्रेस पे, थोड़े से झेल लेना, हेलमेट पहन के रखो। PHP टीम, दिस इज फॉर यू। मान लिया Yes, sir. सर। Yes, sir. PHP टीम है, ये वाला तो आपको पता ही है फोल्डर, मैंने ये फोल्डर खाली कंप्रेस करके रखा है। दिस इज आवर मेन प्रोजेक्ट, ठीक है, दिस इज आवर मेन प्रोजेक्ट। वैसे ही वर्डप्रेस वालों का भी ये प्रोजेक्ट रहता होगा, इधर WP कंटेंट, WP एडमिन वगैरह लिखा रहता होगा, वो चीज को आप लोग कंप्रेस कर देते होंगे। वैसे ही PHP वालों भी, तुम भी ये कंप्रेस करके रख लेना। सो दिस इज कंप्रेस्ड। एक बार ये कंप्रेस हो गया, उसके बाद आपको क्या खोलना है, PHP टीम एज वेल एज वर्डप्रेस आल्सो, बिकॉज़ वर्डप्रेस मस्ट बी आल्सो यूजिंग XAMPP ओनली। XAMPP यूज कर रहे हो ना वर्डप्रेस वालों, या WAMP यूज कर रहे हो? नो सर, जैम XAMPP सर। XAMPP। ओके, तो ZAMPP में फिर PHP एडमिन खोल ही सकते हैं। तो PHP एडमिन अभी खुलेगा, ठीक है। PHP एडमिन खुलने के बाद यू विल सी कि डेटाबेस वगैरह रहता है, सब रहता है। तो PHP टीम, व्हेन योर डेटाबेस इज इन द PHP my admin, you just need to export that database. Am I right? To upload on Yes, Yes, sir. sir. सर्वर। हम लोगों को डेटाबेस जो भी है वो एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। So PHP team will, where we will upload the code, we'll upload the code on livestudy.com, livestudy hub /cpanel. And one more thing, जिस जिनका cpanel लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ना, जो डोमेनों का, उनको उनका cpanel एक्सेस करने के लिए आप लोगों को डोमेन नेम /cpanel डालोगे तो डायरेक्टली एक्सेस होगा। जिनका नहीं समझा लिनक्स सर। ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। क्या बोल रहा है? हेलो, समवन सेड समथिंग। हाँ नहीं समझा, क्या बोले? अगर cpanel एक्सेस करना है किसी भी वेबसाइट का, या आपको वेबसाइट का cpanel दिया होगा, तो दिस इज अ जनरल वे ओके कि आपको डोमेन डालना है, डोमेन डालने के बाद /cpanel करना है। बट ये अगर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का cpanel होगा तो ओके ओके। ओके, so this will redirect you to the directly to the cpanel. तब तक हम पासवर्ड वगैरह खोल लेते हैं। लाइव स्टडी हब, अब एक बार ये खुल गया, उसके बाद मैं कहाँ रिडायरेक्ट हो रहा हूँ, फाइल मैनेजर के अंदर। फाइल मैनेजर मतलब क्या है, मेरे फाइल्स क्या क्या स्टोर्स है वो दिखाता है। इमेजेस के अंदर, दिस इज नॉट योर कंसर्न फॉर राइट नाउ, सो लीव दिस, मैं ये सब नहीं दिखाता हूँ। हाँ, FTP अकाउंट्स भी एक होता है, ये नॉर्मली कभी कभी हम देते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। FTP अकाउंट्स क्या होता है कि एक पब्लिक HTML के साथ साथ आप एक पब्लिक FTP करके भी देखते होंगे, एम आई राइट? एक फोल्डर रहता है वहाँ पे, शायद किसी ने देखा हो तो, एक पब्लिक FTP करके भी रहता है। एक मिनट मैं दिखा देता हूँ। गाइस 1 minute इज लेफ्ट, डू ज्वाइन अगेन। Yes, sir. ये पब्लिक FTP करके फोल्डर दिख रहा है? हाँ। तो ये पब्लिक FTP फोल्डर के अंदर वो FTP अकाउंट्स, जो मैं FTP अकाउंट्स बनाऊंगा, उसके क्रेडेंशियल्स अगर आपको दिए तो आप FTP यूज करके यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकते हो विदाउट लॉगिन इनटू cpanel। बिना cpanel के लॉगिन किए हुए आप यहाँ के फंक्शनैलिटी मैनिपुलेट कर सकते हो विद दैट FTP अकाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद ये चीज आ जाती है, बृष्टि योर क्वेश्चन, सब डोमेन्स। ओके, हाँ, yes, sir. सब डोमेन्स आर क्रिएटेड फ्रॉम द डोमेन यू हैव। आपको सब डोमेन का नाम लिखना है यहाँ पे, एनीथिंग, इट माइट बी ट्रैवल, लेट्स से, सो ट्रैवल डोमेन क्या है, livestudy.com, livestudyhub.com, एंड यू हैव टू डिफाइन अ डॉक्यूमेंट रूट, यानी रूट फोल्डर कहाँ आएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट ट्रिगर करूंगा तो मुझे यहाँ पे एक फोल्डर दिखेगा जो कि ये नाम का होगा,
पिस्ना। travel.lifestudyhub.com। यस, तो ये आपका सब डोमेन क्रिएट हो गया। तो आप जैसे भी सब डोमेन पे क्रिएट मतलब यानी